आरंभ करते हैं। कृपया अपना माइक म्यूट करके रखें, माइक बंद कर दें ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब न हो। हाँ, बंद करो। कोई समस्या आई तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, सुनाई दे रहा है सभी को? ठीक है, आरंभ करते हैं। कल की तासिका में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से अमिता उपन्यास का संवेदनात्मक अध्ययन हमें करना चाहिए। संवेदनागत अध्ययन करते समय कथानक, पात्र या चरित्र चित्रण, देशकाल या वातावरण और उद्देश्य, ये 4 तत्व प्रमुख हैं। फिर से कह रहा हूं, कथानक, पात्र या चरित्र चित्रण, देशकाल या वातावरण और उद्देश्य, ये 4 तत्व संवेदनागत अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। किंतु जब हम शिल्पगत अध्ययन की बात करते हैं, तो और 2 तत्व हमारे सामने आते हैं। एक है संवाद, जिसे कथोपकथन भी कहा जा सकता है, और अंतिम तत्व है भाषा शैली। हालांकि संवाद भी भाषा शैली के अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन नहीं आता। वो थोड़ा सा अलग बात आ जाती है, क्योंकि भाषा लेखक की अपनी भाषा होती है और संवादों की भाषा पात्रों की भाषा होती है, उस पात्र की भाषा होती है। इसलिए ये आवश्यक है कि आप ये समझें कि किस प्रकार से लेखक कोई रचना लिखता है। देखिए, संवेदना या कथ्य को समझते हुए हमने बहुत सी बातें की। एक महत्वपूर्ण बात मैं एक सूचना देना चाहता हूं आपको कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, हमारे बीए प्रथम वर्ष के व्हाट्सएप समूह पर, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले अमिता अमिता इस उपन्यास की पीडीएफ डाली है, जो लगभग 250 पृष्ठों की है। आप उसे मन लगाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन ये पढ़ते समय सबसे बड़ी कठिनाई आपको ये आएगी, मैं पहले ही बता रहा हूं, कि आप बौद्धकालीन भाषा को समझ नहीं पाएंगे। वो हालांकि हिंदी है, खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें हम दैनंदिन व्यवहार करते हैं, परंतु ये ऐतिहासिक उपन्यास होने के कारण सम्राट अशोक के काल में जिन शब्दों का प्रयोग होता था, चाहे वह संस्कृत के शब्द हो, चाहे वो पाली भाषा के शब्द हो, चाहे तत्सम शब्द या तद्भव शब्द हों, वो थोड़े से कठिन जाएंगे आपको, क्योंकि उस समय की भाषा वैसी थी। अब इसमें क्रियापद छोड़ दें, वाक्य जोड़ने वाले पदों को अगर छोड़ दें, तो बाकी सब कुछ लगभग संस्कृत का है। इसलिए डरना नहीं है, ध्यान रखिए। पहले हमें हिंदी पढ़ते समय आने वाली कठिनाई में सबसे पहली कठिनाई ये आएगी कि अमिता उपन्यास की भाषा थोड़ी सी अलग है। वो आज की तरह भाषा नहीं है जिसमें हम प्रायः अंग्रेजी के छोटे मोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसमें अंग्रेजी शब्द आपको एक भी नहीं मिलेगा। अमिता की भाषा यह तत्सम शब्द प्राधान्य है। तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत के वो शब्द जो सीधे हिंदी में आए हैं। जैसे कृष्ण, कृष्ण यह शब्द संस्कृत का है, जो हिंदी में जैसा का वैसा आया है, तो उसे तत्सम, उसके जैसा कहते हैं, उसके समान। परंतु यही कृष्ण शब्द जब प्राकृत और अपभ्रंशों के माध्यम से हम तक पहुंचता है, तो उसे हम कहते हैं तद्भव, उसका संभवित रूप। जैसे मैं उदाहरण फिर से दे रहा हूं, कृष्ण शब्द के अनेक तद्भव रूप होते हैं, जैसे किसन, किसनु, किसना,
तो ये बात ध्यान में रखें कि अमिता उपन्यास यह बौद्धकालीन सम्राट अशोककालीन उपन्यास होने के कारण आपको इसमें सबसे ज्यादा कठिनाई शब्दों की आएगी, परंतु इस कठिनाई को टालने के लिए हमें उस समय की भाषा को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। अगर आप उस काल की भाषा शैली पर विचार करेंगे तो कुछ बातें मैं आपको स्पष्ट रूप में बताना चाहूँगा। एक सूचना और देना चाहूँगा कि अगले सोमवार मैं आपको एक पीपीटी दूंगा जिसमें अमिता उपन्यास का सार होगा, कथा सार। यानी अमिता उपन्यास में जितने भी 13 प्रकरण हैं, उन सभी 13 प्रकरणों में सार क्या है, उसकी पीडीएफ फाइल, उसकी पीपीटी फाइल दोनों आपको मिल जाएंगी। आप जैसे अभी मैंने अमिता उपन्यास पूरा आपको पीपीटी के रूप, पीडीएफ के रूप में दिया है, वैसे ही पीडीएफ के रूप में उसका कथा सार एक 21 पृष्ठों का, मतलब लगभग 250 पृष्ठों की जगह आप उन 20 पृष्ठों को 2-4 बार पढ़ लेंगे तो आप उसके कथानक से भली भांति परिचित हो जाएंगे। लगभग उसके देखिए 10-11 पृष्ठ हैं, ज़्यादा नहीं। तो इन पृष्ठों को आपको बार बार समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत से शब्द आपके दैनंदिन जीवन के शब्द बन जाएंगे। मैंने कल एक महत्वपूर्ण बात बताई थी आपको कि जिस शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का दैनंदिन जीवन में प्रयोग करते हैं, वो 2 प्रकार के शब्द होते हैं। एक होते हैं बहुप्रयुक्त शब्द जो बार बार प्रयुक्त किए जाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कम प्रयुक्त होते हैं। तो हिंदी में, हिंदी संस्कृत की बेटी होने के कारण हिंदी के लगभग सभी शब्द संस्कृत से आए हुए हैं, और इन शब्दों का अध्ययन करते समय हमें क्या समझना है पहले तो देखिए कि भाषा होती क्या है आखिर। भाषा की परिभाषा करते हुए लिखा जाता है कि कर्णग्राह्य वाक प्रतीकों की प्रणाली वह है भाषा जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर कुछ प्रकट करे, चाहे भाव हो, चाहे विचार हो, चाहे कुछ और हो। तो क्या है भाषा? कर्णग्राह्य वाक प्रतीकों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर कुछ भाव या विचार प्रकट करे। इसमें 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं, वाक प्रतीक और कर्णग्राह्य। ऐसे वाणी के प्रतीक जो कान से ग्रहण किए जाएं। अब मूलभूत में भाषा होती क्या है? भावों की वाहिका। मतलब आपके मन में जो भाव आ रहे हैं, आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, उनका वहन करने में एक सक्षम प्रणाली भाषा है। और कमाल की बात है कि मानव को छोड़कर अन्य किसी के पास भी भाषा नहीं है। न पंछियों के पास भाषा है, न जानवरों के पास भाषा है, न वृक्षों के पास भाषा है। भाषा केवल और केवल मनुष्य के पास है। अब जो उपन्यासकार, जो कथा लेखक, जो कादंबरीकार मानसिक भावों को, ध्यान रखिए होता क्या है आखिर, उपन्यास आखिर शब्दबद्ध होते हैं, भाषा में आबद्ध होते हैं, या साहित्य की कोई भी विधा लो, चाहे कविता लीजिए, चाहे निबंध लीजिए, चाहे उपन्यास लीजिए, कहानी लीजिए, नाटक लीजिए, एकांकी लीजिए, लघु कथा लीजिए, अति लघु कथा लीजिए, रेखा चित्र लीजिए, संस्मरण लीजिए, डायरी लीजिए, पत्र लेखन लीजिए, यात्रा वर्णन लीजिए, आत्मकथा लीजिए, जीवन चरित्र लीजिए। तो इन सभी में लेखक के पास होते हैं मात्र शब्द, और उन्हीं शब्दों को पढ़ करके हम ये जान जाते हैं कि लेखक ये कहना चाहता है, या लेखक के ये विचार हैं, लेखक के ये भाव हैं। मतलब
भाषा अगर भावों की वाहिका है, अर्थात उपन्यासकार के मानसिक भावों को भाषा के माध्यम से मूर्तता प्राप्त होती है। मतलब विचार या भाव अमूर्त हैं। अमूर्त मतलब कोई एक फिक्स चीज नहीं है, कोई एक ठोस चीज नहीं है। तो ये भाव और विचार ठोस रूप प्राप्त करने के लिए भाषा का ग्रहण करते हैं, भाषा का रूप ग्रहण करते हैं। उपन्यासकार के जो मानसिक भाव हैं, उपन्यासकार के जो विचार हैं, उपन्यासकार की जो अनुभूति है, उपन्यासकार के जो अनुभव हैं, उपन्यासकार जो कहना चाहता है, वह कहना चाहता है, कह देता है, वह केवल और केवल शब्दों के माध्यम से। ध्यान रहिए, हम अध्यापकों के पास शब्दों के अलावा और कुछ नहीं है। संत श्रेष्ठ तुकाराम कह गए हैं, हमारे घर केवल शब्द ही सब कुछ हैं। हम शब्दों को शस्त्र भी बना सकते हैं और शब्दों को रत्न भी बना सकते हैं। और ध्यान रहे, साहित्य एक ऐसी कला है जिसकी अभिव्यक्ति केवल और केवल शब्दों के माध्यम से होती है। और ध्यान रहे कि कोई भी लेखक, कोई भी उपन्यासकार, कोई भी कहानीकार अपने उपन्यास की भाषा का रूप देखते समय दो दृष्टियों से विचार करने के लिए विवश करता है। पहली भाषा का पहला रूप होता है उपन्यासकार की अपनी भाषा, जिसमें वो निवेदन करता है, कहानी कहता है। यह पहली भाषा, यह उसकी अपनी होती है। लेकिन भाषा के दूसरे रूप का भी वो प्रयोग करता है जब अलग अलग पात्र आपस में संवाद करें, आपस में कथोपकथन करें, आपस में बातचीत करें, तो प्रत्येक पात्र की भाषा अलग होगी। तो उपन्यासकार दो प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करता है। एक उसकी अपनी स्वयं की भाषा, जिसमें वो कहानी कहता जाता है। लेकिन जब दो या दो से अधिक पात्र एकत्र आकर के चर्चा करते हैं, तब वह उस पात्र के अनुरूप भाषा को अलग स्वरूप देता है। ध्यान रहे, पात्रों के संवाद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का भी निर्माण लेखक ही करता है, परंतु उन संवादों की भाषा में, चाहे संवाद छोटे हो या बड़े हो, उन संवादों की भाषा में अधिकतर, ध्यान रहे, अधिकतर लेखक की मानसिकता के साथ साथ उस पात्र की मानसिकता भी आ जाती है। अब समझिए, कोई एक पुरुष पात्र है तो उसकी पौरुष भाषिकी अलग होगी। कोई स्त्री पात्र है तो उसकी स्त्री भाषिकी अलग होगी। कोई छोटी बच्ची है या बच्चा है, उसकी शिशु भाषिकी अलग होगी। कोई राजरानी है, राजाधिकारी, अधिकारी गण हैं, उनकी भाषाओं में एक अलग से बेदरकारपना होगा। कोई एक दास है, सामान्य व्यक्ति है, तो उसकी भाषा में अलग पद्धति से विनयशीलता होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान रहे। लेखक जब पात्रों की विशेषताओं को बताना चाहता है तो वो सीधे लिख नहीं देता, तो पात्र स्वयं के बारे में स्वयं कहने लग जाते हैं। यानी उपन्यासकार अपने गुणों से, अपने कौशलताओं से किसी एक पात्र का स्वयं के बारे में का मंतव्य स्पष्ट करता है। जैसे सम्राट अशोक बहुत अत्याचारी है, मतलब शुरुआत में, अंत में वो बदल जाता है।
तो ये उसके संवादों के द्वारा प्रकट होगा। वो कहेगा कि सारे लोगों को मार डालो, लूट लो, छीनो। अब देखिए कि पात्रों की विभिन्न प्रकार की मानसिक अवस्था का भी प्रभाव उनकी भाषा पर दिखाई देता है। प्रसंग बदल गया, भाषा बदल जाती है। अनुकूल प्रसंग हो तो मनुष्य सहज बोल जाता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति हो तो लोगों से डरता है। प्रतिकूल परिस्थिति में वो इस बात की सावधानी बरतता है कि मेरे कहने से मेरा नुकसान न हो, कम से कम मेरा नुकसान तो ना हो। तो उसकी मनस्थिति क्या है? परिस्थिति और मनस्थिति दोनों अंतर्बाह्य, मन में क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है, इस पर उस पात्र की भाषा का अवलंबित होना अनिवार्य है। ध्यान रहे, कभी कभी भाषा के दो प्रधान गुणों का प्रयोग किया जाता है। भाषा कभी कभी बहुत कसावट वाली होती है। कसावट का मतलब होता है कि फिट होती है, फिक्स होती है। लेकिन कभी कभी भाषा बहुत ढीली ढाली भी बन जाती है। शब्दों का चयन करते समय लेखक उतनी गहराई से विचार नहीं करता, तो भाषा ढीली ढाली बन जाती है। लेकिन लेखक ये विचार अगर करता है कि मेरे प्रत्येक शब्द से उस चरित्र या किरदार की विशेषताएं प्रकट होती है, तो वह विचार पूर्वक उसी उसी शब्द का चयन करता है, उन्हीं उन्हीं शब्दों का चयन करता है जो उस चरित्र के चित्रण में सहायक हों। उसके विरुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। इसलिए ध्यान दें कि प्रत्यक्ष रूप से लेखक जिस भाषा का प्रयोग करता है वह उसकी अपनी होती है, परंतु कभी कभी वह अन्य चरित्रों, अन्य पात्रों के द्वारा संवादों के रूप में जिस भाषा का प्रयोग करता है उसकी अपनी नहीं होती। अब देखिए, यशपाल जी के भाषा की समीक्षा अगर हम करना चाहें, आलोचना अगर करना चाहें, तो हमें यशपाल जी ने स्वयं की भाषा और उनके द्वारा सृजित पात्रों की भाषा, इन दोनों का भी विचार हमें करना पड़ेगा। अब ये जब हम ये करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि लेखक भाषा में नाटकीय गुण ला देता है। और यह नाटकीय गुण किस लिए? पाठक को आगे उपन्यास पढ़ने के लिए वह विवश कर सके, आगे क्या होगा इसका कौतूहल निर्माण करें। अब समझिए, हम टेलीविजन पर कोई एक मालिका देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, तो उसमें एपिसोड के एंड में, उस भाग के उस कड़ी के अंत में कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि प्रेक्षक है, दर्शक जो है, अगले भाग की बेसब्री से प्रतीक्षा करता है। उसमें कौतूहल वृद्धि होती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इसलिए भाषा का सबसे महत्वपूर्ण गुण आ जाता है, वह है नाटकीयता। जितनी अधिक नाटकीयता भाषा में होगी उतना ही पाठक का कौशल और बढ़ेगा, उतनी ही पाठक की इच्छा और बढ़ेगी, पाठक का कौतूहल बढ़ेगा, पाठक की जिज्ञासा बढ़ेगी। तो पाठक की जिज्ञासा जो बढ़नी है, जिज्ञासा नहीं, जिज्ञासा, वो जब बढ़ जाती है तो वह उस उपन्यास को हाथ में से नीचे रखता ही नहीं। 250, 300 पृष्ठ हो, 600 पृष्ठ हो, अपनी भूख प्यास सब कुछ भुला करके, यहां तक कि नींद भी भुला करके उस उपन्यास को पूरा कर देता है। अब अमिता उपन्यास की भाषा का अध्ययन करते समय हमें यह
समझना चाहिए कि दो रूप मैंने बताए थे कि कथा वर्णन में लेखक की अपनी भाषा का रूप, और दूसरा संवादों में प्रयुक्त पात्रों की भाषा का रूप। और इन दोनों में भी और अधिक वर्गीकरण किया जा सकता है। कथा वर्णन में प्रयुक्त लेखक की अपनी भाषा के भी तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार। एक, सरल स्वाभाविक बोलचाल की भाषा, लेखक की अपनी होती है वो। और ध्यान रहे, लेखक की भाषा पर उसके व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। लेखक की भाषा पर जब उसके व्यक्तित्व का प्रभाव होता है, अगर लेखक सिकड़ू है, अगर संकीर्ण विचारों वाला है, तो उसकी भाषा स्वाभाविक नहीं होगी, वो कहीं से खींचतान करके आई हुई भाषा होगी। और ध्यान दें, किसी भी अच्छे लेखक को सबसे पहले क्या होना चाहिए? अपने व्यक्तित्व के प्रति प्रामाणिक होना चाहिए। उस लेखक को अपने व्यक्तित्व की सारी अच्छाइयां और बुराइयां पता होनी चाहिए, तभी वह सहज और स्वाभाविक बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर सकता है। वरना खींचतान करके अप्रासंगिक, अप्राकृतिक, अस्वाभाविक भाषा का प्रयोग करेगा। कभी कभी यह सहज बोलचाल की भाषा बोरिंग होती है, उबाऊ होती है, तो लेखक क्या करता है? पाठक उब न जाए इसलिए स्वाभाविक बोलचाल की भाषा के साथ साथ, स्वाभाविक बोलचाल की भाषा के साथ साथ किसका प्रयोग करता है? अलंकृत भाषा का प्रयोग करता है। अलंकार युक्त काव्यात्मक भाषा, जिसमें अनुप्रास हो, जिसमें यमक हो, जिसमें अलग अलग अलंकार हो, उपमा अलंकार हो, रूपक अलंकार हो, अपनहुति अलंकार हो, अतिशयोक्ति अलंकार हो, अत्युक्ति अलंकार हो, स्वभावोक्ति अलंकार हो, समासोक्ति अलंकार हो, तो इससे भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है और पाठक और पढ़ने के लिए उत्सुक होता है। इसलिए ध्यान दें कि कथा में प्रयुक्त जो भाषा के रूप हैं लेखक की अपने, उन रूपों में क्या महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण यह है कि कभी कभी लेखक अत्यंत स्वाभाविक भाषा का प्रयोग करता है, तो कभी अलंकृत भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन इसके अलावा एक अन्य भाषा का प्रयोग वो करता है, वो है गंभीर चिंतन परक भाषा। कभी कभी समाज में व्याप्त समस्याओं के समाधान देने के लिए लेखक अपने मस्तिष्क से बहुत विचार, सोच विचार करता है, और उस सोच विचार का परिणाम यह हो जाता है कि पाठक को ऐसा लगता है कि समाज में व्याप्त समस्या के लिए लेखक जो समाधान प्रस्तुत कर रहा है वही अंतिम समाधान है। इसलिए गंभीर चिंतन परक भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि लेखक, कादंबरीकार, उपन्यासकार अपने उपन्यास में तीन प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। पहला, सरल स्वाभाविक बोलचाल की भाषा। दूसरा, अलंकृत या काव्यात्मक भाषा। तीसरा, गंभीर चिंतन परक भाषा। यह हुआ लेखक की अपनी भाषा के बारे में। अब मैंने दूसरी भाषा भी कही थी, पात्रों की आपसी बोलचाल या संवाद की भाषा। अब लेखक अगर पुरुष है या लेखिका अगर स्त्री है, तो उस भाषा को
थोड़ा सा और अधिक ध्यानपूर्वक देखने पर यह पता चलेगा कि अमुक संवाद स्त्री का है, अमुक संवाद पुरुष का है। तो उस आधार पर आपको यह जानना चाहिए कि संवादों की भाषा कैसे होती है। तो संवादों में प्रयुक्त होने वाली भाषा दो प्रकार की होती है। एक साधारण बोलचाल की भाषा, जैसे लेखक के कथन की स्वाभाविक बोलचाल की भाषा होती है, वैसे ही साधारण बोलचाल की भाषा भी होती है। साधारण बोलचाल की, जिसमें बहुत संस्कृत के शब्द नहीं आएंगे। आमतौर पर सामान्य रूप में हम जिस छोटे छोटे सामान्य शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द, और संवादों में प्रयुक्त होने वाले भाषा का दूसरा रूप आता है, वह है शुद्ध परिनिष्ठित हिंदी। परिनिष्ठित हिंदी मतलब मानक हिंदी, जिसे हम मराठी में उपयोजित भाषा कहते हैं, प्रयोजन मूलक जैसी भाषा, या अंग्रेजी में जिसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है, ऐसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ऐसी शुद्ध परिनिष्ठ संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग ये संवादों में होता रहता है। हमारे लगभग 30 मिनट पूरे हुए हैं आज के। मैं फिर से आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि आज सुबह ही मैंने हमारे बीए प्रथम वर्ष हिंदी ऐच्छिक के व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप समूह पर अमिता उपन्यास की पीडीएफ डाली है, जो लगभग 250 पृष्ठों की है। उसको एक बार नज़र उस पर डालिए। अगले सोमवार मैं उसका कथासार एक 10 पृष्ठों का आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा, उसको भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे हम इस उपन्यास के और अधिक महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि हमारा समय अभी 8 मिनट बाकी है, और मेरे ख्याल से आपको 9:20 पर जोशी सर की नाटक की तासिका भी करनी है और अन्य विषयों की भी करनी है। तो बराबर 30 मिनट जैसे हमारे पूरे हो जाते हैं, आज के हम इस तासिका को समाप्त करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा, मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि किसी भी उपन्यासकार द्वारा उपन्यास में प्रयुक्त भाषा के दो भाग होते हैं। एक होते हैं लेखक की अपनी भाषा, जिसमें वह कथा वर्णन करता है, और दूसरी भाषा वह होती है जो विभिन्न पात्रों चरित्रों के द्वारा संवादों में प्रयुक्त की हुई भाषा होती है। कथा वर्णन में प्रयुक्त भाषा के 3 रूप होते हैं। सरल स्वाभाविक बोलचाल का रूप, दूसरा काव्यात्मक या अलंकृत रूप या अलंकारिक रूप, तीसरा गंभीर चिंतन परक रूप। और संवादों में प्रयुक्त होने वाले पात्रों की भाषा में भी 2 महत्वपूर्ण बातें आ जाती हैं। वह है कि आपसी साधारण बोलचाल की भाषा, और दूसरी शुद्ध परिनिष्ठित हिंदी, जिसमें अधिकतर संस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज हमने अमिता उपन्यास की भाषा पर चर्चा की। और भी अधिक हम चर्चा बाद में कर सकते हैं, लेकिन आज हम यहीं रुक जाते हैं। अगले सोमवार को मैं आपके सम्मुख अमिता उपन्यास का कथासार लेकर के आऊँगा। उसकी पीडीएफ आपको भेजी जाएगी, जैसे आज भेज दी गई है। उसका अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप बहुत 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 आसानी से इस उपन्यास के संवेदनागत पक्ष को, इस उपन्यास के शिल्पगत पक्ष को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए मैं जो कोई सामग्री इस व्हाट्सएप समूह पर भेज रहा हूं, कृपया उसे सेव करके रखें, सुरक्षित करके रखें। अगर हो सके तो उसके प्रिंट आउट निकाल के रखें, उसके मुद्रित मुद्रित कॉपी निकाल के रखें, मुद्रित प्रति निकाल कर रखें, जिसके माध्यम से
आपको इस उपन्यास को समझने में आसानी होगी। ठीक है, आज हम यहीं रुक जाते हैं, फिर मिलते हैं अगले सोमवार को। सभी को धन्यवाद। कृपया बने रहिएगा अगले सोमवार। धन्यवाद।